जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का स्टार्टिंग का फेज़ हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में। तो हमने देखा कि जो छपाई की जाती थी चीज़ों की, उसको छापने के लिए किस तरह से हाथों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इंसान क्या करते थे, नकल किया करते थे किताबों की, एक किताब से दूसरी किताब को छापने के लिए यहाँ पर, और इसी के साथ नकल करने के लिए नकल नवीश हुआ करते थे जो इस काम को करते थे। लेकिन फिर कैसे धीरे धीरे इंसान की जगह यहाँ पर मशीन लेती गई और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किताबें छपने लगी और लोगों के पास सस्ती कीमत पर ये किताबें भी उपलब्ध होने लगी। तो अब हम देखेंगे इसी चैप्टर में आगे कि किस तरह से पढ़ने का जुनून जो है वो लोगों के अंदर पैदा होता है। तो यहाँ पर पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 17वीं 18वीं सदी के दौरान यूरोप के मोस्टली हिस्सों में साक्षरता दर बढ़ती रही, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने जो चर्च थे उसमें गाँवों में यहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल खोलने स्टार्ट कर दिए, जिनमें वहाँ के किसानों को और कारीगरों को शिक्षित किया जाने लगा, उनको पढ़ाया जाने लगा। फिर 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई और यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसा जुनून पैदा हो गया। तो यहाँ पर जब इनकी प्रतिशतता यूरोप में, तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी तक जो है वो 60 से 80% ये बढ़ गई इनकी प्रतिशतता पढ़ने वालों की। तो यूरोप में साक्षरता और स्कूलों के जैसे जैसे प्रसार हुआ, उसके साथ ही लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून जो है वो पैदा सही हो गया और लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे तो किताब ज़्यादा छापने लगे जो मुद्रक लोग थे। तो नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म की साहित्य छपने लगे, यानी कि जैसे जैसे नए नए पाठकों की जिसमें रुचियाँ होती थी उनके अकॉर्डिंग नए नए जो है किताबें साहित्य छपने लगे। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगा दिया। इन्होंने क्या, जो जो पुस्तक बेचते थे उन्होंने जो फेरी वाले होते हैं उनको यहाँ पर किताब बेचने के काम पर लगा दिया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी। तो पंचांग तो हुआ करते थे, यानी कि कैलेंडर तो हुआ ही करते थे। इनके अलावा ये जो बुक्स थी ये लोकगीतों की, यानी जो लोगों के द्वारा गीत गाए जाते थे उनकी, और इसी के साथ जो लोक गाथाएं थी इनकी हुआ करती थी। लेकिन जल्दी ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी, जिसमें एंटरटेनमेंट होता था लोगों का। और इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्पेसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। तो इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स या फिर एक्पेसिया किताबें बेचते थे उन्हें कहा जाता था चैपमैन। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। और फ्रांस में बिबिलियोथीक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छापी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये जो बिबिलियोथिक ब्लू थी इसका चलन हुआ करता था फ्रांस में। ये क्या होती थी, तो ये सस्ते से कागज़ पर छपी होती थी और इस पर नीला जिल्द चढ़ा हुआ होता था। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थी, जिन्हें इतिहास कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे, यानी कि जिसमें दिलचस्पी थी वो किताब खरीद सकता था, पढ़ सकता था। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द और जान लेते हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है, तो किसी भी धर्म का एक जो उपसमूह होता है उसको कहा जाता है संप्रदाय। अब नेक्स्ट पूछा है पंचांग। तो चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियाँ देता हुआ वार्षिक प्रकाशन जो होता है, इसी को पंचांग कहते हैं, जिसे आज आप कैलेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं चेप बुक, जिसको गुटका भी कहते थे। तो ये पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, वो बुक जिसको आप पॉकेट में रख सकते हो। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे और ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। कब से प्रिय हुए, जब 16वीं सदी की यहाँ पर मुद्रण क्रांति आई तब से ये यहाँ पर फेमस होने लगे, लोकप्रिय होने लगे, लोगों को पसंद आने लगी।
इसी के साथ 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूसरी खबरें भी होती थी। यानी कि यहाँ पर केवल जहाँ अखबार में पत्रों और युद्ध व्यापार से जुड़ी हुई जानकारी के अलावा दूसरे देशों की भी खबरें इसमें हुआ करती थी। उसी तरह से वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। यानी कि नक्शे भी छापे गए और वैज्ञानिक खाके भी जो हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर और ज्यों जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। यानी कि जब लोग इन्हें पढ़ने लगे तो इनकी जो तर्कशील बातें थी वो भी लोगों को पसंद आने लगी, लोकप्रिय साहित्य के रूप में वो भी पढ़े जाने लगे। अब हम देखेंगे दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। यानी कि अब पुस्तकें आई हैं, लोग आलोचक बने हैं, लोगों ने अपने विचारों को साझा करना स्टार्ट किया है, पुस्तकें पढ़ के लोगों को और ज्ञान मिला है। तो यहाँ पर जो दुनिया के जालिम लोग हैं अब हिलोगे तुम, उन्हीं के लिए कहा गया है कि अब लोगों में समझ आ गई है। पढ़ने के बाद वो अब उस पर तर्क वितर्क करेंगे और तब आपकी चीज़ों को आगे देखेंगे किस तरह से उसमें उनको हैंडल करना है चीज़ों को। तो 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के ज़रिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। यानी कि 18वीं सदी के मध्य तक लोग ये समझ चुके थे कि किताबों से ही हमारी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है और ज्ञान का उदय जो है वो होता है। कई सारे लोगों का ये भी मानना था कि किताबें जो हैं वो दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से, निरंकुशवाद जिस पे कोई अंकुश ना हो और आतंकी जो राज सत्ता है उससे समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। यानी कि जो निरंकुश लोग हम पे शासन करते हैं उनका राज हटेगा और जो विवेक और बुद्धि है उसका यूज़ करके कोई हम पर राज करने वाला व्यक्ति यहाँ पर आएगा। तो ऐसे लोगों की यहाँ पर धारणा बनने लगी पुस्तकों के आने के बाद, उनको समझने के बाद। फिर 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। कि जो छापाखाना है वो एक प्रोग्रेस जो चल रही है उसका सबसे जो पावरफुल इक्विपमेंट है वो क्या है, तो वो है छापाखाना। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी कि इससे जो एक आंधी तैयार हो रही है ना, आंधी का मतलब यहाँ पर जो लोग पढ़ लिख के चीज़ों को समझ रहे हैं वो निरंकुशवाद को इसको उखाड़ फेंकेगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं, वे किताबें घोंटते हैं, किताबों में दुनिया जीते हैं और इसी क्रम में वे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा। इन्होंने देखते हैं क्या कहा, इन्होंने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यानी कि इन्होंने जो निरंकुशवाद व्यक्ति है, जो निरंकुशवाद शासक है, उनके लिए ये शब्द कहे हैं कि अब तुम हिल उठोगे, जिस तरह से लोग यहाँ पर समझने लगे हैं चीज़ों को। अब देखते हैं मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने ही फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है। यानी कि 3 तरह के जो तर्क हैं उनसे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इन दोनों में हम कोई संबंध बना सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। तो वो किस तरह से रची देखते हैं। पहला देखिए, पहला इन्होंने बताया है छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। भाई जैसे छपाई हुई वो आपको पता है चीज़ें आगे छपेंगी, लोगों में बटेंगी, लोग उन्हें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञान का उदय हुआ उसके चिंतकों के विचारों का यहाँ पर प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। तो उन्होंने इन सब की जो परंपरा चली आ रही थी, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो अंधविश्वास थे, जो भी निरंकुशवादी चीज़ें चल रही थी, उनकी आलोचना की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया।
ये रीति रिवाज रहे अपनी जगह, अपने विवेक के अनुसार काम लो, क्या जो आप जो चीज़ कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और ये भी मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्तेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था, यानी कि इनको बड़े लेवल पे लोग पढ़ते थे, वाल्तेयर को और रूसो को। और नए पाठक और उनके जो पाठक थे वो एक नए आलोचनात्मक सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। तो जो लोग इनको पढ़ते थे वो दुनिया को एक अलग नज़र से, दुनिया को एक अलग ही उनका देखने का स्टाइल हो गया, एक अलग ही अपना एटीट्यूड हो गया उनको देखने का, अलग ही उनका नज़रिया बन गया यहाँ पर। दूसरा क्या था, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। यहाँ पर भी क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब छपाई आई तो नए वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति ने यहाँ पर जन्म लिया, जिससे जो भी पुराने मूल्य थे, संस्थाएं थी, जितने भी लोग थे, आम जनता के बीच जो बहस वगैरह हुआ करती थी, उनका जो सिलसिला है वो अब एक नई तरीके से शुरू होता है, क्योंकि अब लोग तर्क के साथ बात करते हैं, बिना तर्क की बात नहीं करते। तीसरा इन्होंने बताया कि 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। यानी कि 1780 तक इतने साहित्य बन चुके थे जो राजशाही और जो उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाते थे, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पुस्तकें आ चुकी थी। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी कि व्यंग जो चित्र होते हैं वो, तो व्यंग्य चित्र कैरिकेचरों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि जो राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। तो यहाँ पर जब इन चित्र को, इन कार्टूनिस्ट को जो कार्टून के रूप में दिखाए जाते थे, इनको देखकर लोग चीज़ें समझने लगे और वो ये भी समझने लगे कि लोगों को राजतंत्र जो है वो हम पर किस तरह से राज करता है, हमारी चीज़ों को नहीं देखता है, और वो किस तरह से वो खुद जो है अपनी जीवन बड़ी प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब, इन सब से क्या हुआ, लोगों में भड़ास उत्पन्न हुई किसके खिलाफ, तो राजतंत्र के खिलाफ। तो हम इन तर्कों को कैसे समझें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में काफ़ी मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। अगर एक तरफ वे रूसो और वाल्तेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ वो चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या फिर उनके विचार भी, यानी कि एक तरफ अगर वो इन लोगों को पढ़ रहे थे, इन दार्शनिकों को पढ़ रहे थे, रूस जैसे दार्शनिक को पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो और चीज़ें भी पढ़ रहे थे जो चर्च और राज्य का जो प्रोपेगेंडा हुआ करता था उसके प्रचार भी ये पढ़ते थे। वे हर पढ़ी या फिर देखी चीज़ से सीधे तो प्रभावित नहीं हो सकते थे, वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर भी चीज़ों की अपनी ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण यानी कि छपाई ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा हो, पर इनसे अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। यानी कि पूरी तरह से ना इन्होंने किसी की बात मानी, कुछ बुक से पढ़ा, कुछ अपनी सोच समझ से, तो फिर भी यहाँ पर अलग ढंग से सोचने का जो एक नज़रिया है, एक भावना है, वो उन्होंने ज़रूर खोल दी इसमें। यहाँ पर ये आप चित्र देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले के कुलीन वर्ग और आम जन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र में व्यंग्य दिखाया गया है और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो जनसाधारण किसान हैं, कारीगर हैं, मज़दूर हैं, तो यहाँ पर किसान, कारीगर, मज़दूर जो ये सब हैं किस तरह से मुश्किलों के हालात में थे, जबकि ज़िंदगी के मज़े लेने वाला कुलीन वर्ग जो था वो उनका किस तरह से यहाँ पर दोहन कर रहा था, तो यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। और इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास असर हुआ। भाई क्रांति का असर तो सीधे होना ही था इन कार्टूनिस्ट से, यहाँ देख सकते हैं आप, तो किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये कर रहे थे, तो इन कार्टून्स का भी बहुत असर पड़ा था फ्रांस की क्रांति पर, लोगों के दिल और दिमाग पर। अब देखेंगे 19वीं सदी में क्या क्या हुआ।
तो 19वीं सदी में यूरोप में जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। यानी कि अब तक जो इंटरेस्ट आप पुरुषों में देखते आ रहे थे, अब 19वीं सदी में आते आते महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हो गए और एक नया पाठक वर्ग और तैयार हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे बच्चे, महिलाएं और मजदूर। तो 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए, क्योंकि अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा कंपलसरी कर दी कि सबको प्राथमिक शिक्षा लेनी ही है। तो ये पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई यहाँ पर बच्चे। तो प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या फिर मुद्रणालय स्थापित किया गया। कहाँ पर? फ्रांस में 1857 में, केवल बच्चों के पुस्तक छापने के लिए। और इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि बच्चों की बुक्स में उन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता था जो लगता था कुलीन वर्ग के लोगों को कि वो अश्लील है, वो ठीक नहीं है, तो उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह से पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को एक नया रूप मिला और छपने से जब वे छपे तो छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। यानी कि उनके जो विचार थे, जो भी उन्होंने लोक कथाएं लिखी, गीत लिखे या परियों की कहानियाँ लिखी, जो भी लिखा उन्होंने, वो सब बुक में तो छपे, लेकिन उनका भी एक अलग फेज तो छपा। वो पूरी तरह से वो नहीं छपा जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि जो कुलीन वर्ग को सही नहीं लगा, उन्होंने उस पार्ट को, उस पोर्शन को वहाँ से हटवा दिया। तो ये एक नए रूप में एक नए रूप में यहाँ पर ये पुस्तकें फिर छपी। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। जो महिलाएं थी वो पाठिका यानी कि पढ़ने वाली भी थी और लेखिका भी बनी, तो इनकी भूमिका यहाँ पर ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक्सप्रेस पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाले निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई और मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि ये लेखिकाएं हुई उस टाइम की, और उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। तो इस तरह की किताबें यहाँ पर ये छपने लगी महिलाओं के लिए। यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में दिखाया गया है, ये है पेनी या एक पेशिया मैगज़ीन, ये यहाँ पर दिखाई गई है आपको। तो ये है पेनी या एक पेशिया मैगज़ीन। ये पेनी मैगज़ीन का जो प्रकाशन है इंग्लैंड में 1832 से 50 के बीच सोसाइटी फॉर डिफ्यूज़न ऑफ यूज़फुल नॉलेज ने किया था, और ये मूलतः मजदूर वर्ग के लिए ही थी। तो यहाँ पर आप इस चित्र को, ये क्लियर शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो ज़्यादा, फिर भी आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर किस तरह से एक पेंटिंग दिखाई गई है और इस पेंटिंग में किस तरह से पुस्तकें दिखाई गई हैं और पुस्तकों के महत्व। और इसी के साथ यहाँ पर दिखाया गया है कि वुमन भी जो है वो किस तरह से इसमें रेस में आ रही हैं पढ़ने की, किस तरह से पुस्तकें, किस तरह से वो लेखक बन रही हैं, किताबों को पढ़ रही हैं और चीज़ों को समझ भी रही हैं। इसी के साथ अब देखेंगे नई तकनीकी परिष्कार। नई तकनीक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से आती है। तो 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे, यानी कि जो धातु होती है उससे प्रेस बनने लगे थे 18वीं सदी तक, और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी में छापे खाने की जो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, उसमें सुधार लगातार कंटिन्यूसली उसमें सुधार होते गए, और 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। यानी कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई जिससे एक ही साथ 6 रंग की छपाई की जा सकती थी।
और 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा। यानी कि अब जो छपाई है वो बिजली से होने लगी, बिजली से चलने वाली प्रेस से। और एक दो और चीज़ें हुई, कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता भी बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फ़ोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप ही इसने बदल दिया। यानी कि अब और भी बेहतर तरीके की किताब मार्केट में छप के आने लगी, जो कि जल्दी समय में भी छप जाती थी पहले के मुकाबले। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों की किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। यानी कि 1930 में जब आर्थिक मंदी आई तो प्रकाशकों को ये लगा कि अब जो है किताबों की बिक्री है वो गिर जाएगी, किताबें ज़्यादा नहीं बिकेंगी। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल करते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या फिर अजिल्द संस्करण छापे। यानी कि उन्होंने ऐसा पेपर यूज़ किया जो उनको सस्ता पड़ता था, ताकि लोग उसे तब भी खरीद पाएँ। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे हुए विज्ञापन एल्फ्रेड कॉन्केन के द्वारा बनाया गया ये लिथोग्राफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज भी आप देखते होंगे इस तरह के रेलवे स्टेशन वगैरह पर और जगह जगह दीवारों पर ये बनाए जाते हैं विज्ञापन। ये आज भी खूब आप देखते होंगे अपने चारों तरफ, जिधर भी निकलते हैं उधर ही पैम्पलेट्स, इस तरह के विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। कहीं पर होर्डिंग लगे हैं, कहीं पर बोर्ड लगा है, इस तरह की चीज़ें आप अभी भी देखते हैं। अब इसमें बताया गया आगे भारत का मुद्रण संसार, यानी कि भारत का जो मुद्रण संसार है वो किस तरह का था, अब हम ये देखेंगे। तो आइए देखें कि भारत में छपाई जो है वो कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। जब वही यहाँ पर मुद्रण छपाई का कोई मशीन नहीं थी, किस तरह से लोग फिर अपने विचारों को, किस तरह से अपनी सूचनाओं को कैसे लिखते थे, ये हम देखेंगे। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यानी कि जब मुद्रा नहीं थी उससे पहले, तो मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग युग से पहले पांडुलिपियाँ। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। तो यहाँ पर भारत में अलग अलग संस्कृत के साथ ही मतलब अलग अलग जो भाषाएं थी उसमें हाथों के द्वारा लिखी गई पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर लिखी थी और यहाँ की एक समृद्ध परंपरा भी थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। तो पांडुलिपि पूछी भी जाती है क्या होती है, तो ये ताड़ के पत्तों पर जो लिखी जाती थी हाथ से, उसे कहा जाता था पांडुलिपि, जो कि हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या फिर सिलकर बांध दिया जाता था। और 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही। यानी कि जब 19वीं सदी में छपाई आ गई उसके बाद भी यहाँ पर पांडुलिपियाँ छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियाँ जो थी वो नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरा जो लिपि थे उनके लिपियों के लिए अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए वो पढ़ना भी ईजी नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था पांडुलिपि का। यानी कि एक बड़े लेवल पर पांडुलिपियाँ जो हैं वो यूज़ नहीं की जाती थी। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। यानी कि जैसे उनके गुरु ने उन्हें पढ़ा दिया, उन्होंने वो लिख लिया, और इस तरह से जो बहुत सारे लोग थे वो बिना कोई किताब पढ़े ही यहाँ पर एजुकेट हो जाते थे, साक्षर बन जाते थे। अगर यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये हाफिज़ के दीवान के कुछ पन्ने यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए इस चित्र को,
तो ये हाफिज़ के दीवान के कुछ पन्ने यहाँ पर दिखाए गए हैं। 1824 का ये चित्र है। तो 14वीं सदी के शायर थे। हाफिज़ की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनवीसी ये देख सकते हैं आप, इनकी नक्काशी और डिज़ाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती थी। तो इस तरह की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो फिर भी बनती रही थी, पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऋग्वेद के कुछ पन्ने यहाँ पर दिखाए गए हैं। और प्रिंट के आगमन के बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ वो प्रकाशित की जाती रहीं। और यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई है। यानी कि ये जो दिखाई गई है पांडुलिपि, जबकि हमने देखा कि 19वीं सदी में तो प्रेस वगैरह आ गई थी, उसके बाद भी हाथ से पांडुलिपियाँ यहाँ पर बनाकर प्रकाशित की जाती रही थी, प्रिंटिंग के प्रेस के आने के बावजूद भी। अब हम देखेंगे छपाई भारत आई, कि भारत छपाई जो है वो कब आई। तो प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। यानी कि यहाँ पर जो पुरानी किताबें थी उनका अनुवाद करके भी किताब छापी गई थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। यानी कि छापे खाने का आयात यहाँ पर किया जाता था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो ये कुछ आपसे पूछा भी जाता है, तो बंगाल गजट नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी इसका संपादन किसने शुरू किया था। तो 1780 में इसका संपादन शुरू करने वाले थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया है। यानी कि इन्होंने कैसे परिभाषित किया खुद को, कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त जो अखबार थे उनके प्रकाशकों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा 18वीं सदी के अंत तक जो है कई पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर छपने लगी और बहुत से हिंदुस्तानी भी अपने यहाँ पर अखबार छापने लगे। इस ऐसे में पहला प्रयास था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य का। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट। इन्होंने इसका स्टार्टिंग की सबसे पहले। अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, कि किस तरह से धार्मिक सुधार हुए और जो सार्वजनिक सबकी बहसें हुआ करती थी उनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। यानी कि हर कोई, क्योंकि देश तो हमारा उपनिवेश था, हम गुलाम थे, तो यहाँ पर जो लोग थे वो अपने धर्म की अपनी अपनी व्याख्या यहाँ पर पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे। कुछ लोग तो वे ऐसे थे जो रीति रिवाज चले आ रहे थे उनमें सुधार चाहते थे, उनकी आलोचना करते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। यानी कि ये जो सारे वाद विवाद थे, जितना भी ये डिस्कशन था, तो ये सारा डिबेट डिस्कशन प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए और छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था और अपना मत जो है वो जाहिर कर सकता था। यानी कि जो बहस चलती थी उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था और अपना मत भी जाहिर कर सकता था, और इस तरह के मतांतर से नए नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच
विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चलती चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच में आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया ताकि लोग इजीली समझ पाए। और राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। तो संवाद कौमुदी के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा 1821 में किया गया। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शम्सुल अखबार भी 1882 में ही प्रकाशित हुए। तो यहाँ पर समाज में सुधार को लेकर, क्योंकि जो विधवा दाह था, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वर को मानना, और यहाँ पर ब्राह्मण जो पुजारी वर्ग था और मूर्ति पूजा जैसे जो मुद्दे थे, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा बहसें हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अखबारों के जरिए नए नए तर्क यहाँ पर देने लगे। इसी के साथ उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। जो उल्मा थे वो किसके लिए चिंतित थे? वो जो मुस्लिम राजवंश थे उनके पतन को लेकर चिंतित थे, और उन्हें ये डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दें, यानी कि वो धर्म को चेंज ना करवाने लगे या फिर मुस्लिम कानून को ही ना बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी और उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके भी निकाले। गुटके वही जो पॉकेट में रखे जाते थे। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। तो यहाँ पर इनके द्वारा हजारों फतवे जारी किए गए मुस्लिम लोगों को सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने को समझाने के लिए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। जो धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था, यानी कि हर कोई अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाना चाहता था और दूसरे के धर्म को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई जो थी, वो छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं ने धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तो हिंदुओं के बीच भी जब छपाई हुई तो छपाई से खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई थी उसको काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं ने अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। तो यहाँ पर अनेक भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी गई और मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी, तो जो आस्थावान लोग थे इन्हें कहीं भी किसी भी समय इनको ले जाकर पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों को बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। तो इन अनपढ़ लोग भी इनको पढ़ लेते थे भी, क्योंकि जो मतलब वो सुन लेते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। यहाँ पर जो ये शब्द यूज़ हुआ है उल्मा, इसका मतलब होता है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। जो शरिया के विद्वान होते हैं या फिर इस्लामी कानून होता है, इसे कहा जाता है उल्मा। और फतवा क्या होता है? तो अनिश्चित या फिर असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले जो विद्वान होते हैं, या सामान्यतः जो मुफ्ती होता है, इसी को हम जो सामान्यतः मुफ्ती होता है, इसके द्वारा जो इसके द्वारा की जाने वाली वैधानिक जो घोषणा होती है उसी को फतवा भी कहते हैं। यानी कि जो मुफ्ती होता है भाई वो उसमें सबसे बड़ा होता है इन लोगों में, तो जो वो कह देता है वैधानिक घोषणा करता है उसको मान लेना या उसकी घोषणा करना ही फतवा भी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अनपढ़ लोग थे वो उनकी भी एक बड़ी भीड़ थी। वो लोग क्या करते थे, लोगों को एक बड़ी भीड़ में बोल बोल कर ये पढ़ा जा सकता था जिससे कि लोग समझ सके इसको। फिर मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुहावजे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों में पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। यानी कि लोगों के मतांतर ही पैदा नहीं हुए, मतों में अंतर ही नहीं आया, बल्कि जो अलग अलग समुदाय थे इनके अंदर से और भी अलग अलग हिस्सों से पूरे भारत को जोड़ने का भी इन्होंने काम किया और देखा कि क्या सही है क्या गलत है।
अब हम पढ़ेंगे प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप किस तरह से यहाँ पर निकल के आए। तो छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों और अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाह बलवती होती गई। यूरोप में अविकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली और अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध भी प्रदान किया। तो जैसे ही छापे खाने आए तो भाई जब छापे खाने आए तो नए नए तरह का लिखने की जो भूख थी वो जागने लगी। भाई नए नए तरीके से लिखा जाने लगा और जब नए नए लोग इनको पढ़ने लगे, जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया, छपे हुए पन्नों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे और अपने द्वारा जो उनके द्वारा जो अनुभव किया गया, ज़िंदगी को देखने की जो चाह थी उनकी, वो और भी ज़्यादा बलवती होती गई। तो इस तरह की यहाँ पर ज़रूरतें होती गई। और फिर यूरोप में जो डेवलप हुए थे उपन्यास नामक जो साहित्य था, साहित्यिक विधा थी, वो इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी जो लोग चाहते थे। इसी के साथ यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे कि गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी ज़िंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका जो स्वरूप है वो तय होता था। इसी के साथ अगर बात की जाए तो 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी ले रही थी। यानी कि 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की जो दृश्य संस्कृति वो भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। यानी कि जो छवि बनाई जाती थी उनकी भी अब कॉपी की जा सकती थी ईजीली और उसकी कई सारी प्रतियां बनाई जा सकती थी। और राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले जो गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खानों के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। फिर बाजार में सुलभ तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे इन्हें। और इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि धीरे धीरे सब लोग इनको खरीदते गए और अपने घरों में इन कैलेंडर्स को भी लगाते गए, अपने दफ्तरों में लगाते गए, जिससे धीरे धीरे जो आधुनिकता है और जो हमारी परंपरा है, इसी के साथ धर्म और राजनीति, समाज, संस्कृति जो भी है, उसी के साथ जो लोकप्रिय विचार थे वो लोगों के बीच उन्होंने उनको गढ़ना शुरू कर दिया। फिर 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। तो यहाँ पर 1870 के दशक तक हमने देखा यहाँ पर अलग अलग विषयों पर टिप्पणी करते हुए यहाँ पर कार्टून भी बनने लगे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया कि किस तरह से, मतलब कुछ जो शिक्षित भारतीय थे उनका मजाक उड़ाया जाता था इनमें। ये दिखाया जाता था कि उनको पश्चिमी पोशाक यानी पश्चिमी जो कपड़े हैं उनमें और अन्य जो उनकी वेस्टर्न जो अभिरुचियाँ थी उनको लेकर उनका मजाक बनाया जाता था। जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक नया डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहते थे। यानी कि एक दूसरे की ये टांग खींचते रहते थे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को देखिए पहले आप। इस चित्र में है, यह है राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। और राजा रवि वर्मा का ये चित्र है। ये है राजा रवि वर्मा और ये रानी है राजकुमारी मदलसा नाम है इनका। तो यहाँ देख सकते हैं आप इनका चित्र कितने अच्छे तरीके से उकेरा गया है। अब देखेंगे हम महिलाएं और मुद्रण, यानी कि जब प्रिंटिंग थी उस टाइम पर महिलाएं और मुद्रण किस किस तरह से चल रहे थे। तो यहाँ पर महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। यानी कि महिलाओं की जो जीवन था, उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भावनाएं थे, बहुत ही डीपली समझ के वो लिखी जाने लगी। इसलिए मध्य वर्गीय जो घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए अब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो फीमेल्स थी उन्होंने भी पढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा उनका पढ़ना स्टार्ट हो गया। उदारवादी पिता और पति
अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। कई पत्रिकाओं और लेखिकाओं को उसमें जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरत को भी बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। यानी कि इसमें पाठ्यक्रम भी छापा जाता था इनका, और उनकी ज़रूरत के हिसाब की जो भी सामग्री थी वो सब कुछ छापी जाती थी, जिससे कि इसका इस्तेमाल जो है घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था, घर पे बैठे ही। लेकिन सारे परिवार जो थे वो उदार दिल के नहीं थे, यानी कि कुछ लोग ही थे जो उदार दिल के थे, जो अपनी महिलाओं को पढ़ाते थे या उनको स्कूल भेजते थे। सारे परिवार एक जैसे नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू ये मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं। देखिए, ये तर्क वाली बात हुई कोई। इनका कहना ये था कि जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो विधवा हो जाती हैं। और इसी तरह की दकियानूसी, जो मुसलमानों को ये लगता था कि उर्दू के जो रूमानी अफसाने हैं इनको पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी, और कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। यानी कि जो बागी औरतें थी, जो अपनी आवाज़ को उठाना जानती थी, उन्होंने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह ज़बान पढ़ने की ज़िद की। यानी कि उसने क्या किया, वो ज़बान पढ़ने की ज़िद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में बिहाई कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा, और बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मकथा जो थी वो इन्हीं की थी, जो इन्होंने 1876 में ये प्रकाशित की गई थी, और इसका नाम था जीवनी का आमार जीवन। तो ये किसने के द्वारा लिखी गई थी? रस सुंदरी देवी के द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों से पहले की अगर बात की जाए तो नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। मतलब जो समाज सुधार थे, सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले से ही क्या किया था, इन्होंने नारी जीवन और उनकी भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। इसलिए महिलाओं के द्वारा लिखी जा रही जो आप बीती थी उसके प्रति कौतूहलता तो था ही। कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना स्टार्ट किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं, जिनकी सेवा वे करती हैं वे उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। और आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। तो इन्होंने लिखा, और सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबों के पढ़ने से आई। यानी कि यहाँ पर एक फीमेल ने लिखा बहुत अच्छी बात कि बहुत सारे कारण हैं, बहुत से कारण हैं जिससे कि मेरी दुनिया छोटी है, लेकिन मेरे जीवन में जो आधी से ज़्यादा खुशियाँ आई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों के पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ, और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित जो पत्र पत्रिकाएँ हैं वो और भी लोकप्रिय हो गईं, और इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन भी परोसा। यानी कि कुछ लोग क्या करते थे, महिलाओं की गृहस्थी चलाने के लिए कुछ फैशन के बारे में चीज़ें, नुस्खे वगैरह भी उनको बताते थे, और कहानियों और धारावाहिकों के साथ साथ, उपन्यास के साथ साथ वो क्या करते थे, मनोरंजन भी, उसमें कुछ मनोरंजन की चीज़ें भी रखते थे। पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों
को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कीर्ति स्त्री धर्म विचार भी लिखी। उन्होंने क्या किया कि आज्ञाकारी बीवी इस तरह की किताबें लिखी इन्होंने। और खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी और अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया कि अच्छी औरतें किस तरह से बन सकती हैं। इन्होंने ऐसा लिखा। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर ये घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें ढूंढने में सहूलियत हो गई। यानी कि अब क्या होता था यहाँ पर, एक तरह से जो 19वीं सदी के अंत तक ऐसा हुआ कि बहुत सारी किताबें जो थी वो काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों से प्रचुर मात्रा में उन पर तस्वीरें वगैरह भी उकेरी जाती थी, और फेरी वाले जो थे उनको ले लेके घर घर घूमते थे, जिससे कि महिलाएं अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उनसे किताबें इजीली खरीद सकती थी। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये देखिए, ये घोर कली का एक चित्र दिखाया गया है, पिल्लेकाल का 19वीं सदी के अंत का रंगीन कास्ट चित्र। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना दिखाई गई है। ये कि पत्नी, जैसा कि मुहावरा में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुहावरे को ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने पति के सिर पर पत्नी को बिठा दिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पति पत्नी के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीरें पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। अपनी माँ को इसने यहाँ पे क्या बना दिया, जानवर बना दिया, और पत्नी को सिर पे सवार कर लिया। ऐसा दिखाया गया है कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होगी। अब आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट और गरीब जनता। इससे पहले यहाँ पर ये चित्र देखेंगे। इस चित्र में एक भारतीय दंपत्ति दिखाए गए हैं, सफ़ेद शाह कास्ट चित्र से बना है। देखिए, इसमें कलाकार को यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था जो है वो उलट पुलट हो गई है। मर्द तो यहाँ पर वीणा बजा रहा है और औरत जो है वो हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर महिलाएं तो हुक्का भरेंगी और जो पुरुष होंगे वो वीणा बजाते हुए रह जाएंगे। तो ऐसा इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। इसी के साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रिंट और गरीब जनता। तो 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। यानी कि जब सस्ती मिल रही थी तो लोग उनको खरीद सकते थे। और 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे, या यदा कदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। यानी कि जो स्थानीय अमीर थे उनके लिए लाइब्रेरीज़ को खोलना, पुस्तकालय को खोलना, वो एक प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। 19वीं सदी के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है कि 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। और 20वीं सदी के महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई गई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे उनकी आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उनमें बदलाव लाने के लिए अपनी नई सोच के साथ लोगों ने नई नई चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया, और गुटके भी छपने लगे ताकि लोग इनको कहीं भी ले जाकर आसानी से पढ़ सकें और लोगों को भी सुना सकें। कारखानों में मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने तक की शिक्षा नहीं मिली थी। यानी कि वो अपने तजुर्बों को किस तरह से वो लिख सकें, इसकी भी शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर में मज़दूर, जो मिल मज़दूर थे, काशी बाबा, इन्होंने
1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 55 के बीच में सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए। तो बेंगलोर के जो सूती मिल मजदूर थे, इन्होंने क्या किया, खुद को एजुकेट करने के ख्याल से ही इन्होंने पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। तो जो बम्बई के मिल मजदूर थे, इसकी प्रेरणा उन्हें उनसे मिली थी और समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। जो समाज सुधारक थे वो इनके फेवर में थे और उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो जाए, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथावत पहुंच जाए। यानी कि जो मजदूर लोग हैं वो नशा करना बंद कर दें और एजुकेटेड हो और इसी के साथ साथ राष्ट्रवाद की फीलिंग भी उनके अंदर आए। ये देख सकते हैं, यह लक्ष्मीनाथ बेजरुगुआ का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। वे आधुनिक असमिया साहित्य के ये एक वरिष्ठ रचनाकार थे और बूढ़ी आयर साधु यानी कि दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से हैं। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुपर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। ओ मोर अपुनर देश यानी कि अपने देश। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रिंट और प्रतिबंध, यानी कि प्रिंट आया, प्रिंट होने लगी चीज़ें बड़े लेवल पर और फिर उस पर किस तरह से यहाँ पर प्रतिबंध भी लगाए गए, ये भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में से पहले का जो औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। यानी कि 1798 से पहले का जो औपनिवेशिक शासन था उसने यहाँ पर पाबंदी लगाने के, सेंसरशिप लगाने के बारे में ज़्यादा कोई परेशान नहीं था। और मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उठे थे। क्योंकि भाई ये लोग अंग्रेज़ कितने गलत गलत काम करते थे, तो इनके लिए ही सबसे पहले इनकी ही आलोचना इसमें की गई थी, इनके खिलाफ ही कदम उठे थे। तो कंपनी को इसी बात की चिंता थी कि इन आलोचकों का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे हुए इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापार पर जो एकाधिकार है उस पर हमला न बोल दे। इसका इन्हें भय था कि कहीं इनके यहाँ से पढ़ कर जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो इन्होंने एकाधिकार कर रखा है सब चीज़ों पर, उसको न छीन लें। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रातीनी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर था टॉमस मैकाले, इन्होंने पहले की टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। तो यहाँ पर इनको पहले की आज़ादियों को इन्होंने फिर से लागू कर दिया और इसी के साथ इन्होंने नए कानून भी बनाए। किसने? टॉमस मैकाले ने। फिर 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसका रवैया यहाँ पर बदल दिया गया और क्रुद्ध अंग्रेज़ों ने यानी कि जो क्रोधित अंग्रेज़ थे, इन्होंने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। तो जैसे जैसे ही यहाँ पर भाषाई जो समाचार पत्र थे वो राष्ट्रवाद को समर्थन करने लगे, तो ऐसे ही ऐसे इन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक सरकार के कड़े नियंत्रण में जो प्रस्ताव थे उस पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। यानी कि जो भी
इससे जो सरकार थी उसको, जो भाषाई प्रेस है उसमें अगर कोई छपी हुई रपट है और संपादकीय है, उसको यहाँ पर वो सेंसर कर सकती थी, उस पर पाबंद लगा सकती थी। इसका हक इसको यहाँ पर मिल गया। तो अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। यानी कि लगातार वो क्या करने लग गई, जहाँ से भी जो भी प्रिंटेड होती थी चीज़ें, उन पर इन्होंने अखबारों पर अपनी नज़र रखना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो पहले तो अखबार को चेतावनी दी जाती थी, और फिर अगर चेतावनी को अनसुनी कर दिया जाता था तो अखबार को जब्त कर दिया जाता था, और जो छपाई की मशीनें थी वो भी छीन ली जाती थी। यानी कि जिस अखबार को इन्होंने ये कह दिया कि ये जो रपट है इस अखबार में वो बागी है, तो यहाँ पर उसको पहले तो चेतावनी दे देते थे, और अगर चेतावनी को नहीं सुनते थे तो उनके अखबार को जब्त कर लिया जाता था, और इसी के साथ फिर उनकी जो मशीनें थी उनको भी छीन लिया जाता था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार के देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। यानी कि इतना दमन होने के बाद भी, दमन की नीति के बावजूद भी, जो राष्ट्रवादी अखबार थे वो देश के हर एक कोने में यहाँ पर बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। यानी कि जो भी इसको यहाँ पर दबाना चाह रहे थे आवाज़ को, उनका यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। और जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेज दिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है अपने केसरी लिखते हैं, और केसरी में इसके प्रति यहाँ पर गहरी हमदर्दी जताते हैं जब उनको 1907 में काला पानी भेज दिया जाता है पंजाब के क्रांतिकारियों को। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। किसको? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में अनेक व्यापक विरोध हुए। यानी कि भारत में और भी ज़्यादा यहाँ पर विरोध इनका होने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं गांधी जी ने 1922 में क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादियों की ही लड़ाई है। तो ये गांधी जी का यहाँ पर कहना था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।